बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स। हमारा आज का टॉपिक है इंश्योरेंस, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, और ये लेक्चर नंबर 34 है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट करने से पहले मैं रिवाइज करना चाहूंगा लेक्चर नंबर 33। लेक्चर नंबर 33 का हमारा टॉपिक था मुशारका और मुदारबा। मुशारका की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि मुशारका इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू पार्टीज कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड स्किल। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अपना कैपिटल और स्किल्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो मुशारका कहलाता है। हमने मुशारका के फीचर्स भी पढ़े कि वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिस पर मुशारका मुमकिन है, हो सकता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था मुदारबा। मुदारबा की डेफिनेशन थी, मुदारबा इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी प्रोवाइड्स कैपिटल एंड द अदर ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस। ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इन एग्रीड रेशो। वो कहता है कि मुदारबा में एक शख्स जो है वो अपना सरमाया लेकर आएगा और दूसरा शख्स जो है वो अपने स्किल्स और अपना एक्सपीरियंस लेकर आएगा। तो ये मिलके जो काम करेंगे वो मुदारबा कहलाएगा, और इनकी जो प्रॉफिट की रेशो होगी वो एग्रीड होगी। फिर उसके बाद हमने काइंड्स देखी थी मुदारबा की। एक थी मल्टीपर्पज मुदारबा और सेकंड स्पेसिफिक मुदारबा। फिर इसके बाद हमने फीचर्स देखे थे कि मुदारबा के फीचर्स क्या थे। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर। हम अपने आज के लेक्चर की बात करते हैं जो कि है इंश्योरेंस से रिलेटेड, और ये लेक्चर नंबर 34 है। सबसे पहले हम देखते हैं इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है। Insurance means undertaking by a company, society, or the state to provide safeguard against loss, provision against sickness, death, etc. in return for regular payments। ये एक डेफिनेशन है। इसकी एक और डेफिनेशन है, इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल compensation for the effects of misfortune, the payments being made from the accumulated contributions of all participants in the scheme। हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, मीनिंग्स देखते हैं कि इंश्योरेंस हमें और क्या बता रही है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज in which one party promises the other party to compensate or reimburse the insured amount in case of loss to his life, goods or property. The contract of compensating any loss is called insurance. In economics, the process of collecting money to avoid the risk is also called insurance. Every person faces different types of risk in modern era. These risks may be to his life, assets, and business. So the insurance is used as a shield to avoid risk and compensate the loss. The documents used for writing the contract of insurance are called इंश्योरेंस पॉलिसी। हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कि इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अकरेंस ऑफ अनसर्टन इवेंट्स। वो कहता है कि हम जो अनसर्टन इवेंट्स हैं जिनसे हमें नुकसान हो सकता है, इंश्योरेंस के जरिए हम उन इवेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उससे होने वाले लॉस को प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड बेनिफिट, डिवाइस फॉर एलिमिनेटिंग रिस्क एंड शेयरिंग लॉसेस। लॉस जो है वो डिवाइड हो जाता है, रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। तो इंश्योरेंस जो है वो हमारी मदद करती है लॉस को शेयर करने में। कोऑपरेटिव मेथड ऑफ स्प्रेडिंग रिस्क फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। दुनिया में जो ट्रेड हो रही है वो इंश्योरेंस कराते हैं, और इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं कि अगर हमें कोई लॉस हो, कहीं कोई पेरिशेबल गुड्स हैं या गुड्स जो हैं कहीं पर पहुंच ना सकें, तो हम उनको इंश्योर्ड करवाएं ताकि अगर कोई लॉस हो तो वो शेयर हो जाए इंश्योरेंस के जरिए। नेक्स्ट हमारे पास है सर्व एज एन एजेंसी ऑफ कैपिटल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। हमें इंश्योरेंस से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है।
मेडिकल सपोर्ट, इंश्योरेंस से हमें मेडिकल सपोर्ट भी मिलती है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इंश्योरेंस की होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी में, इस डिपार्टमेंट में जॉब्स भी मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहले हमारे पास है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल्स क्या है इंश्योरेंस के, हम देखते हैं वन बाय वन। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मे बी डिफाइंड एज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। It is worthwhile to mention here that no person can enter into a contract with an insurance company unless he has insurable interest in the object. Insurable interest is a legal requirement. Any person can insure his own house, property, trade, good, factory, cattle, jewelry life, and his own children's life. In case of loss, he will be able to receive money from the insurance company. वो कहता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी हाउस की, अपनी गुड्स की, अपनी फैक्ट्री की, अपनी कैटल की, अपनी ज्वेलरी की, इवन अपनी लाइफ या बच्चों की लाइफ की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अगर कोई लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमें एक अमाउंट देगी। नेक्स्ट हमारे पास है गुड फेथ। The insurance contract between two parties requires absolute and good faith. Both parties should disclose all the facts to each other. Any false information or non-disclosure of material facts makes the contract invalid. For instance, a person insures his life but does not disclose to the insurance company that he had earlier suffered a heart attack. If he dies of a heart attack, the insurance company is not liable to pay insurance money. वो कहता है कि दोनों पार्टीज के दरमियान गुड फेथ होना जरूरी है, वो शख्स जो इंश्योरेंस करवा रहा है और जो इंश्योरेंस कंपनी भी है। थर्ड हमारे पास है द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस आर द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर indemnity. It is based on the idea that the insured shall be compensated in case of loss only. The insured is not allowed to receive a higher amount than the amount of loss which he actually suffers. For example, a person gets his house insured for rupees 1 lakh. There is a fire in the house and he suffers a loss of rupees 50,000. He can claim only rupees 50,000 from the insurance company. वो कहता ये है कि जितने का लॉस हुआ है आप सिर्फ वही क्लेम करेंगे, आप सारी अमाउंट को क्लेम नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन। Sometimes one person can get his goods and property insured from more than one insurance company. It is also called double insurance. In case of loss, each company will be contribute for the loss, but the compensation of loss will not exceed the amount of actual loss. The principle of contribution does not apply to life insurance. वो कहता है कि आप किसी चीज की इंश्योरेंस दो कंपनी से भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है proximate cause. An insured person can recover the loss only when it is caused by any of the risk insured against. Such risk should be the nearest, not the remote, cause of the loss. For example, the cargo of wheat carried by a ship was insured against sea hazards. Rats made a hole in the bathroom pipe of the ship. As a result, sea water entered the ship and damaged the wheat. The insurance company was held liable for payment because the proximate cause of loss was seawater. The insurance company would not be liable if rats directly destroyed the wheat. वो कहता है कि आपने जिस चीज से बचाव के लिए इंश्योरेंस करवाई है, अगर उस चीज की वजह से लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर किसी और वजह से लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी लॉस को बेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है अटैचमेंट ऑफ रिस्क।
An insurance contract cannot be enforced without the element of risk or definite risk. So the element of risk is always mentioned in policy, otherwise it will be considered invalid. Next हमारे पास है mitigation of loss. It is the duty of the insured to take all reasonable steps to minimize the amount of loss in the event of mishap to the insured property. If the insured incurs expenses or suffers loss in doing so, he can recover the same from the insurer. But if he does not take care, which most prudent people are expected to take, his claim might be lost. Then we have cancellation. Both parties have the right to cancel or terminate the insurance policy before its expiry date. So their relationship comes to an end on the date of cancellation of policy. और लास्ट हमारे पास है arbitration. Both parties appoint an arbitrator in writing if there is any dispute regarding insurance claim. The main object of this clause is to reduce or minimize litigation. तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ. मैं कंक्लूड कर दूं, हमारा आज का टॉपिक इंश्योरेंस से रिलेटेड था. हमने इसमें इंश्योरेंस की डेफिनेशन देखी, हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, और फिर हमने कुछ प्रिंसिपल्स देखे जिनमें हमारे पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, गुड फेथ, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रॉक्सिमेट कॉज, अटैचमेंट ऑफ रिस्क, मिटिगेशन ऑफ लॉस, कैंसिलेशन, और लास्ट हमने पढ़ा आर्बिट्रेशन. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था. आप इसको पढ़ें, समझें और इसकी असाइनमेंट आज ही बनाएं. स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.